नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। एक और वीडियो, एक और चर्चा आपके सामने। मैं अवनीश। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं आज के अपने गेस्ट रंजय त्रिपाठी जी का। रंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपको नमस्कार, प्रारंभ के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, कांग्रेस कुछ बात को लेकर बिल्कुल अपने कोकून में फंसी हुई रहती है। व्यक्ति पूजा की जो परंपरा कांग्रेस में है, उसको राष्ट्र के निर्माण, राष्ट्र के प्रगति, राष्ट्र के विकास के कामों को भी अपने नेता या किसी एक नेता, एक परिवार से जोड़ देने की उसकी न जाने कौन सी मजबूरी रही है, जब उनका ये जुमला अक्सर सामने आ जाता है कि पंडित नेहरू न होते तो देश में आईआईटी न होती, पंडित नेहरू नहीं होते तो देश में एम्स नहीं होते। तो पिछली बार हमने रंजय त्रिपाठी जी के साथ बात किया देश में यानी भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा का इतिहास क्या है, और तब उस 35-40 मिनट की बातचीत के बाद हमें पता चला कि दरअसल पंडित नेहरू ने देश को आईआईटी नहीं दिया। नाम बदले, ईंटा रखा, फीते काटे, लेकिन कब से ये शुरुआत हुई उस वीडियो का लिंक भी हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, दर्शक उसे देख सकते हैं। हालांकि रंजय जी इंजीनियरिंग के छात्र हैं, इंजीनियर हैं, काम भी इंजीनियरिंग का करते हैं, लेकिन इस बार हमने इनको टास्क दिया, आप जरा मेडिकल शिक्षा के बारे में क्या इतिहास है भारत में, इस पर थोड़ा अध्ययन कीजिए। रंजय जी पूरी तैयारी के साथ है। रंजय जी, पंडित नेहरू ने देश को आईआईटी दिया, इसका अन्वेषण हमने कर लिया, दर्शकों ने उसे खूब देखा। इसी तर्ज पर मुझे उम्मीद है जो हमने आपसे निवेदन किया था कि जरा पता लगाइए कि इस देश में मेडिकल शिक्षा का क्या इतिहास है। तो सर, कांग्रेस के इस जुमले के जवाब में आज आप क्या लेके आए हैं कि पंडित नेहरू न होते तो इस देश में एम्स नहीं होता, और अब तक हम मलहब पट्टी के इलाज के लिए भी वीजा लगा के कहीं और किसी दूर देश यूरोप में जाते। भारत में मेडिकल शिक्षा का इतिहास क्या है? अवनीश जी, एक तो इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल है स्वास्थ्य शिक्षा में। ब्लड प्रेशर का आला से लेकर के आपका ब्रेन मैपिंग के मशीन्स तक का या ईसीजी मशीन सब इंजीनियर ही करते हैं। तो इंजीनियर से बढ़िया मेडिकल और मेडिकल के बारे में कोई लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि बिना इंजीनियर के डॉक्टर भी काम नहीं कर पाएगा। खैर चलिए आगे बताते हैं कि जैसे कि कांग्रेसी कहते हैं नेहरू जी नहीं होते तो आईआईटी नहीं होता, ये नहीं होता, भारत का खोज नहीं होता, तमाम चीजें नहीं होती। दर्शकों, भारत में मेडिकल शिक्षा का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। भारत में स्वास्थ्य शिक्षा और भारत में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत पुराना इतिहास रहा है। आयुर्वेद हमारे यहाँ से जन्मी, सुश्रुत हमारे यहाँ से है, शल्य क्रिया के मतलब देने वाले हैं। शल्य क्रिया क्या होती है, मतलब जिसको हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं, वो उनका ही देन है। तो भारत में जो आजकल हम लोग जो इंग्लिश मेडिसिन, जिसको एलोपैथिक मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ये तो पिछले 200 साल का ही है। लेकिन इसके पहले तो हम जो है आयुर्वेदिक पे ही सभी सारे काम हुआ करते थे। हमारे तमाम जो ऐसे इंसिडेंट्स हैं बनाए जाते हैं जो कहानियों के रूप में विकसित हैं। किसी दिन मैं अपने किताबों में वर्णित विज्ञान को कैसे कहानी बनाई वो भी बोल सकता हूँ। जैसे कि गणेश जी को ठीक करने के लिए जब उनका पेट खराब हुआ तो माता पार्वती ने उनको घास खिलाया। आज हम दूर्वा चढ़ाते हैं गणेश जी को। एक्चुअली उसका साइंस यही है कि दूर्वा जो है, अगर कितना भी आपका पेट खराब हो, 10 लगे हो, तो रियली में दूर्वा खा लीजिए, फिनिश, इट परफेक्ट इलाज। कोई इंग्लिश मेडिसिन उसके बराबर नहीं टिकती है दूर्वा का बहुत। तो एनीवे, लेट अस कम बैक दिस साइड। तो हम अगर बात करते हैं तो नेहरू जी के संदर्भ को लेकर के, तो हम मतलब कांग्रेसियों का ज्ञान तो वहां तक जाएगा ही नहीं, वेद आयुर्वेद और वहां तक तो जाएगा ही नहीं। हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश के जमाने की से, जो मॉडर्न अंग्रेजी और मॉडर्न जो एजुकेशन हमारे देश में आया, मेडिकल इंजीनियरिंग, जो ब्रिटिश स्टाइल ऑफ लर्निंग है, जो कि ग्लोबल है, आई विल से, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ते हैं लोग। तो जब उस पे आते हैं तो उसमें हमारे पास आते हैं एम्स और मेडिकल कॉलेजेस अन्य, कि हम उस तर्ज पे पढ़ाई करते हैं। तो भारत में अगर हम बात किए रहे तो जो मेडिकल का जो इतिहास है, जो कि मॉडर्न मेडिकल हॉस्पिटल एंड एजुकेशन, जो कि आज के जो पढ़ाई जाती है उस बेसिस पे, मतलब सेम इतिहास,
वो सबसे पहले गोवा में चालू हुआ था, सन 1510 में चालू हुआ, और रॉयल हॉस्पिटल गोवा स्टार्ट हुआ, जिसको एक पोर्चुगीज एक थे, अल्फांसो डी अल्बकर्क, एल्बेकर्क जो भी बोला जाए इसको, आप इसका प्रोनाउंसिएशन दर्शक अपने सामने, उन्होंने स्टार्ट किया गोवा में। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती चली, 1612 में, मतलब 1600 वाली ईस्वी में ब्रिटिशर्स धीरे धीरे आने चालू हुए, अंग्रेजों की जो कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी और तमाम लोग आए, तो जब वो वहां आते थे तो उन लोगों को इलाज के चाहिए होता, तो उन लोगों ने एक मद्रास में मेडिकल कॉलेज खोला और हॉस्पिटल खोला, एंड दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1664। 1750 में भी खोला। एक्चुअली 1750 में बाद में आते हैं, जब काफी जगह पे ये भारत में इस्टेब्लिश हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जो अंग्रेज बहादुर आते थे, गोरा साहब, उनके साथ बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज भी आती थी ना, जो पूरे देश में घूम घूम करके ईसाई में लोगों को कन्वर्ट करती थी। जब ये आते थे तो इनका तबीयत खराब होता था, इनको इलाज की जरूरत होती थी, तब इन लोगों ने 1707 में एक रिपोर्ट आई कि हम लोगों को भारत में एक हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए जो कि गोरा बाबू को इलाज करने के लिए होगा, स्पेशली ओनली फॉर गोरा बाबू एंड मिशनरीज। तो 1707 से चालू हुआ। तो 1750 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है ऐसा करके अपने हॉस्पिटल्स इंडिया में खोलने चालू किए, जो कि मद्रास से चालू हुए और कलकत्ता में चालू हुआ। एक बड़ी मजेदार बात है जो कि मैं इस रिसर्च में खोज करके जो मैंने पाया, कि एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन जो है वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी ने एक हॉस्पिटल का जो है वो इनॉग्रेशन किया कलकत्ता में, और उसका जो फीता काटा गया था वो कुछ 1951 या कुछ में काटा गया था, जो कि आई विल से जिसका नाम आज है IPGMER एंड SSKM हॉस्पिटल, कलकत्ता में है, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, SSKM हॉस्पिटल, जिसको कि 1957 16 जनवरी 1957 को नेहरू जी ने इनॉग्रेट किया था। एक्चुअली में जस्ट नाम बदला था। ये हॉस्पिटल सन 1707 में बनना चालू हुआ, इवॉल्व होते होते सन 1770 में आते आते इसमें फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह वगैरह जो फील्ड होते हैं उनकी स्टडी भी होने लग गई, और ये हॉस्पिटल ऑलरेडी था, जिसका कि नाम बदल करके जस्ट उसको इन्होंने इनॉग्रेट किया था 1951 में। वहां पे जवाहरलाल नेहरू जी की पट्टी लगाई, बट इतिहास तो इतिहास है, वो अपने आप को सत्य लेकर के आता है। उसी तरह से जब हम मेडिकल कॉलेज की इसकी बात करते हैं, तो बिहार के दरभंगा में प्री इंडिपेंडेंस मेडिकल कॉलेज है। पटना का जो मेडिकल कॉलेज बहुत मशहूर है वो प्री इंडिपेंडेंस है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1925। दिल्ली में एक महिलाओं के लिए आज भी बहुत फेमस हॉस्पिटल है, जिसको लोग बोलते हैं लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज। नाम से ही लगता है कि गोरा बाबू ने बनाया ये मेडिकल कॉलेज। 1916 में इस्टेब्लिश हो चुका था। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है आपका दिल्ली में, बिल्कुल मेन जगह पे है, बगल में बिरला मंदिर में है, इधर राउज एवेन्यू है, इधर तमाम चीजें हैं। एक्चुअली में दैट वाज नॉट राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, उसका नाम था वेलिंगडन हॉस्पिटल। हम दिल्ली में रहे हैं, और जो लोग दिल्ली वाले हैं और दिल्ली को जो लोग प्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जानते हैं, मतलब जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने उसके पहले जो जानते हैं वो जानते हैं कि इट वाज वेलिंगटन हॉस्पिटल, और उसका नाम बदल के कुछ राव तुलाराम मार्ग या पता नहीं कौन सा मार्ग इस समय कर दिया गया है। उसका नाम होता था उस रोड का वेलिंगटन क्रेसेंट एक्चुअली, और वहीं पे वेलिंगटन हॉस्पिटल जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जिसका नाम बदल करके राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल बना दिया, वो 1932 में स्टेब्लिश किया जा चुका था। इसी तरह से गुजरात के बड़ौदा में और अहमदाबाद में 1946 ऐसा करके मेडिकल कॉलेज खुले हुए थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नागपुर भी 1940 के अर्ली 40s का देन है। और ग्रांट मेडिकल कॉलेज करके है एक मुंबई में, बहुत फेमस है आज भी, वो सन 1846-47 में या 45 में स्टेब्लिश हो चुका था। सुंदरदास किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, बॉम्बे में बहुत फेमस है, ये भी 1925 में बन चुका था।
कटक में जो गुजरात में उड़ीसा कटक में मेडिकल कॉलेज जो है, कटक मेडिकल कॉलेज है, वो 1944 में बन चुका था। जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिपमर, पुदुचेरी, नाम पे मत जाइएगा, नाम खाली रखा गया है। ये हॉस्पिटल 1823 में बन चुका था। ओस्मानिया हॉस्पिटल 1864 हैदराबाद में बन चुका था। ऐसे करके अगर मैंने निकाला तो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पाया कि जो ये हॉस्पिटल्स जो कंसीव हुए अंग्रेजों को का इलाज करने के लिए, अंग्रेजों गोरा बाबू का इलाज करते करते फिर गोरा बाबू थोड़ा दयालु हुआ। उसने बोला कि भाई हम भारत में रह रहे हैं, तो ये जो हमारे जो कामगार हैं, जिनको हम बोलते हैं मजदूर हैं, ये हमारे भाई काम तो उनके लिए इंडियंस करते थे ना, सिविल सर्विसेज में सारे इंडियंस थे, तो इनका भी इलाज होना, तो उन्होंने इन लोगों के लिए भी ये मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल चालू किए। सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की बात करें तो सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा भी अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसको अब किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, ये भी अर्ली 1900s का है, लखनऊ में है। इस तरह से जो है आपका बनारस में मेडिकल कॉलेज है, प्री इंडिपेंडेंस है। अलीगढ़ में है, नाम बदल दिया गया उसका। अरे प्रयागराज में जो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, वो तो गजब इतिहास है उसका, जो मैंने पाया वो 1951 या 52 में उसको हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी ने 56 में उसको 1956 में इनॉग्रेट किया, मोतीलाल नेहरू नाम रख करके। वो असल में तो उसके भी 60-70 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है, जस्ट नाम पापा जी के नाम पे रख करके उन्होंने उसका फीता एक लगाया, फीता पापा जी का नाम लगाया और काट दिया। मतलब मैंने जब इतिहास में पाया तो देखा कि ये मेडिकल कॉलेज में एक्चुअली नाम तो खानदान का है, बट इट वाज प्री इंडिपेंडेंट। और इस डेटा में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली कि नो डाउट कि एक बहुत बड़ा चंक ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स वो प्री इंडिपेंडेंस बिफोर 1946 बने। 1946 में ही एक बहुत और इंपॉर्टेंट बात हुई थी, जो हम आगे आएंगे। लेकिन 1947 के बाद मेडिकल कॉलेज कुछ हर राज्य में 2-3 ऐसे करके बने, जो कि आते गए। आपका सन आई विल से समथिंग अराउंड, जो डेटा दिखाता है कि 1986 या 87 तक आकर के वो एक तरह से स्टॉप हो चुका था। वहां से 1-2 मेडिकल कॉलेज बना, वो बनते बनते में 10 साल लगा, फिर 1-2 वहां मेडिकल कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, 10 साल लगा, ऐसा होता रहा। बीच में कुछ प्राइवेट लोगों ने ये मेडिकल कॉलेज ने हॉस्पिटल बनाए, मोस्टली वो साउथ इंडिया में बने, नॉर्थ इंडिया में बहुत कम, एकाध किंचित मान। टाटा साहब ने, टाटा के तो खैर प्री इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई का, सब जानते हैं, वो प्री इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है। 1941 में इट वाज कंप्लीटली ऑपरेशनल। उसी से आरजी कार मेडिकल कॉलेज, जो इतना फेमस कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज है, वो 1886 में इट वाज ऑपरेशनल। तो मैं बताता हूं कि ये जो प्री इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज का एरा है, और फिर उसके बाद में जितने मेडिकल कॉलेज प्री इंडिपेंडेंट खुल चुके थे, उसके आधे भी नहीं खुले सन 1947 से लेकर के 1900 अर्ली 90, 80-84। हाँ, आप करीब 87-88 तक आप लेके आइए। हाँ, फिर उसके बाद में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का दौर चालू हुआ, लोगों को इन्वेस्टमेंट की बात आई, मेडिकल का हुआ, तमाम चीजें हुई, तो प्राइवेट सेक्टर को और मौका मिला, तो बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुलने चालू हुए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुलने चालू हुए, वो आए भारत में। खैर, अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं, जो बोलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत को एम्स दिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिया। नहीं तो मतलब कि जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ना होता तो इस देश में कुछ ना होता। बिल्कुल, आज अवनीश शर्मा और रंजय त्रिपाठी स्वस्थ होके और इस तरीके से एक वीडियो चर्चा भी नहीं कर रहे होते अगर इस देश में एम्स ना होता। हाँ, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पे हमको कोई प्रश्न नहीं है। ये भारत का बहुत टॉप क्लास मेडिकल कॉलेज है, बहुत टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है। ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इम्पॉसिबल, जिसको बोलते हैं यमराज के मुंह से खींच लाने वाले भी काम यही एम्स करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें हमारे प्रोफेसर्स, हमारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत से काम करते हैं, वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट बहुत क्रीम होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, दैट इज नो डाउट। बट हम मेडिकल का जो 1946 में ये जिस समय पे वो आईआईटी काउंसिल वाली बात चली थी, उसी टाइम पे एक
IMS, इंडियन मेडिकल सिस्टम का भी एक शुरुआत हुआ था। और ये इंडियन मेडिकल सिस्टम का मैं एग्जैक्टली जस्ट आई विल कम डाउन, तो हाँ, इंडियन मेडिकल सिस्टम जो है भारत में, वो तो 1612 में उन्होंने कर दिया था, बट इंडियन मेडिकल सिस्टम्स का जो एक कमेटी होती थी अंग्रेजों की, बैठती थी कब कहाँ हॉस्पिटल खोलना है, कहाँ मेडिकल कॉलेज खोलना है, उन लोगों की एक बैसेट हुई थी अर्ली 40s में, और दे वांटेड टू एस्टेब्लिश सम हाई क्वालिटी स्पेशल मेडिकल कॉलेजेस, जिसको 1946 में उनका रिजल्ट आ चुका था कि हम 1946 में भारत में एक सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और वो दिल्ली में खोलेंगे। तो 47 आ गया, अंग्रेज चल बाबू, गोरा बाबू चला गया, भारत में आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो फाइल तो लगी हुई है ना, सरकार आती है तो सरकार में फाइल तो लगी रहती है। बिल्कुल, वो फाइल उस समय के हमारे स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर जी, राजकुमारी अमृत कौर जी के हाथ में लगी। उन्होंने फिर एक मेडिकल काउंसिल, एक एम्स एक्ट बना करके एज ए स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने ये पेश किया। तो नेहरू जी ने उस ऑल इंडिया मेडिकल साइंस जो दिल्ली में है, वो मेडिकल कॉलेज उन्होंने वो खोलना चाहते थे कलकत्ता में। उन्होंने प्रपोज किया नेहरू जी ने कि ये दिल्ली में नहीं, ये कलकत्ता में खुलेगा। तो ये बात हुआ कि भैया कलकत्ता में बहुत बढ़िया बढ़िया कंपेयर टू दिल्ली मेडिकल सुविधाएं हैं उपलब्ध, दिल्ली में आना चाहिए। उसके ऊपर में काफी चर्चाएं चली। अंत में क्या हुआ कि जो उस समय के बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास बहुत है, हमारे पास जगह नहीं है देने के लिए, हमको आपका एम्स नहीं चाहिए, हमको, हम पश्चिम बंगाल में एम्स के लिए जगह भी नहीं देंगे, वी डू नॉट एक्सेप्ट एम्स। तो अब एम्स जो है सिंपल पेंडुलम के जैसा, योयो के जैसा लटक रहा था कि कहां खुले कहां खुले। तब यही जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री थी, बड़े घराने की थी, राजकुमारी थी, और अच्छा खासा, तो जो एम्स का जो एरिया दिख रहा है इसमें दिल्ली में, वो पूरा का पूरा उनके पर्सनल दिए हुए लैंड का दान मिला। यहां पे उन्होंने दान दिया और वहां पे वो लैंड हुआ। तब उसके बाद उसके ऊपर में ऑल इंडिया मेडिकल साइंस खोला गया। जाहिर सी बात है, जब जमीन मिल गई तो सरकार ने पैसे भी दिए। अब जाहिर सी बात है, नेहरू सरकार की पैसे दिए और वो एम्स खुला। लेकिन इस एम्स को खुलने के पीछे में आज जब आप देखेंगे कि हाँ ये बना, तो उस बनने के पीछे एक विरोध रहा है नेहरू जी का, और उनका चला नहीं है तो वो बना है। समझ रहे दर्शक मैं क्या कह रहा हूं? ये बड़ी बात है। ये दर्शकों, यहाँ पर एक अंतर है, बड़ा सीधा सा अंतर है कि किसी ने परिकल्पना की एम्स बनाने की, जैसा कि खोज किया जाता है कांग्रेस की तरफ से, और यहाँ जो हकीकत है उसमें ये है कि वो अनमने ढंग से अंग्रेजों के समय से चली आ रही उस योजना को वो कलकत्ता में लाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली का एम्स तो वो जो कहते हैं ना दुर्घटनावश बन गया। जी हाँ, अब उसके बाद भारत में एम्स बना, भारत की जनसंख्या बढ़ती चली गई। एक बहुत इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंस हुआ था भारत में कि बटुकेश्वर दत्त थे, दर्शकों नाम सुना होगा, जिन्होंने लाहौर असेंबली में भगत सिंह जी के साथ में बम फेंका था। उनको आजीवन कारावास हुआ, तो उनको फांसी नहीं हुई थी। बटुकेश्वर दत्त जी जब आजीवन कारावास हुआ और उसके बाद में जब अंग्रेज चले गए, तो उस जेल में से जब कैदी छोड़े गए तो कोई क्रांतिकारी भी था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो बिजली की तार, मंदिर के सामने से चप्पल चोरी समझ रहे ना, बटुआ मारने, किसी का भूजा छीन लेने का, इस टाइप के अपराधों में भी वो जेल में थे, जिनको अंग्रेजी ने बंद किया था। तो वो लोग जब बाहर निकले तो उन्होंने तुरंत गांधी वाली टोपी पहन ली और बोला कांग्रेस जिंदाबाद। जिन्होंने ये बोला वो यस वेलकम, वो उनको नेता बना था, चले गए। और जिन्होंने नहीं बोला, वो पटना में बटुकेश्वर दत्त को एक अदद नौकरी नहीं मिली। गार्ड की नौकरी के लिए उन्होंने अप्लाई किया था कि मुझे होम गार्ड टाइप की चीज या कुछ पुलिस की नौकरी मिल जाए, तो वो नौकरी सरकार उनको नहीं दे सकी। तो फिर एक बीड़ी की कंपनी में वो काम करते थे। और बटुकेश्वर दत्त जी बहुत बीमार हुए, उनका इलाज जो है वो पटना में संभव नहीं हो पा रहा था। तब किसी थर्ड पर्सन ने एक चिट्ठी लिखी राजेंद्र बाबू को, जो राष्ट्रपति थे, कि भाई हमारे देश के जो ये बहुत
ये बटुकेश्वर दत्त जी हैं भाई, ये तो बस खाली एक रत्ती भर रह गए थे, लेस मात्र रह गए थे, नहीं तो ये भी भगत सिंह के साथ में इनका भी फांसी दे दिया गया होता। लेकिन क्योंकि फांसी किसी और कांड के लिए दिया गया, लाहौर असेंबली कांड के लिए दिया नहीं गया, तो ये बच गए। ये उस कांड में नहीं थे, जब वो दूसरा कांड हुआ तो ये जेल में ही थे। तो बटुकेश्वर दत्त जी को वहां से, पटना से लाया गया दिल्ली। उसमें जो है सरकारी कागज में कि ये जाएगा, ये रिकमेंडेशन होगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, जो होगा जो कागजी कार्रवाई चलती। उस समय तो इंटरनेट फैक्स वैक्स नहीं था, चिट्ठी दिल्ली से चली, एक आदमी दिल्ली या पोस्ट पे गया, 10 दिन 20 दिन लगा। उसमें बटुकेश्वर दत्त जी की हालत बहुत खराब हो गई और बटुकेश्वर दत्त जी दिल्ली पहुंचे और उनका देहावसान हो गया। और मरते समय उन्होंने कहा था कि अच्छा हुआ भगत सिंह तुम फांसी पे चढ़ गए, नहीं तो जिस आजाद देश की कल्पना की थी, जिसके लिए तुम फांसी चढ़े और मैं सारी जिंदगी जेल में रहा, जिस बटुकेश्वर दत्त के आवाज से अंग्रेज हुकूमत कांप जाती थी, उस बटुकेश्वर दत्त को बड़ी निरीह मौत मिली है उस आजाद भारत में। भगत तुम बहुत अच्छी मौत मरे। बहुत दुखी थी बटुकेश्वर दत्त जी। खैर ये स्टोरी बीच में आई। वो मतलब समझ रहे हैं ना हमारे देश में इलाज का और स्वास्थ्य सेवा का क्या स्तर था उस समय। बिल्कुल, इसलिए मैं ये स्टोरी लेकर के आया हूं। अगर बटुकेश्वर दत्त जी को इलाज नहीं मिला तो पूरे देश से लोग कैसे एम्स में हालत, क्या उनकी किस स्पेशलाइज्ड बीमारी के लिए एम्स आएंगे, महीनों महीनों, आज भी महीनों महीनों, अब तो समय नहीं मिलता लोगों को, तो एक एम्स पे कितना पूरा भारत टिका रहेगा भाई, ये नहीं है। जगह जगह मेडिकल कॉलेजेस थे, अंग्रेजों के जमाने से थे, बनते रहे, लोगों का इलाज होता रहा। जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती थी तो दिल्ली के एम्स लोगों को आना पड़ता था, जो कि भारत में एक इकलौता सरकारी अस्पताल जहां पे लोगों को इलाज मिल सकता था। मैं कहूंगा देश का नहीं, उत्तर भारत का। जो व्यक्ति बिहार में, जो झारखंड के साइड में रहता था, वो तो कलकत्ता चला जाता था, लेकिन जो पूर्वी बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर के आपका लुधियाना, पंजाब वगैरह, इधर के जो राजस्थान का जो एरिया था, वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में आते थे, मतलब दिल्ली में आते थे, क्योंकि दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र और वेस्ट भारत में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा थी कंपेयर टू नॉर्थ एंड दिस पार्ट ऑफ कंट्री, जिस पार्ट में नेहरू जी चुनाव लड़के भारत को से प्रधानमंत्री बनते थे, वहां पे ये स्वास्थ्य सुविधा की। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट इवोल्यूशन होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का, तो 2012 में लगभग भारत को 6 मेडिकल कॉलेज का ओपनिंग हुआ, मतलब फीता काटा गया। 6 मेडिकल कॉलेज 2012 में ओपन्ड बाय श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार। और जब 2012 में वो एम्स खोला गया का ओपनिंग सेरेमनी में, जब मैंने उसका इतिहास देखा, तो एम्स के इन 6 एम्स का 2003 में बनाना, उसका बजट सब कुछ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कर दिया था। 2003 में ये मेडिकल कॉलेज चालू हो चुके थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश। 2012 का हो गया। चलिए 2012 में 2 मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स और अनाउंस हुए, 2 एम्स, जिसमें से एक एम्स की बहुत जबरदस्त मांग थी गोरखपुर के सांसद श्री आदित्यनाथ जी के द्वारा कि एक एम्स खोला जाए गोरखपुर में, क्योंकि गोरखपुर में जो है जैपनीज इंसेफेलाइटिस का बहुत तगड़ा कहर है। यहां पे 27 जिलों के मरीज आते हैं। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज अकेले इसको संभाल नहीं पाता है। लाखों बच्चे मारे जाते हैं, नेपाल तक से मरीज आते हैं। बिहार 2012 में संसद भवन में बोलते हुए योगी जी ने एक एक चीज उस पटल पे रखी है, ऑन रिकॉर्ड है। 2012 में फिर मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश को 2 अनाउंस किए गए, नहीं 2 अनाउंस किए गए पूरे भारत में, ठीक है। और ये मेडिकल कॉलेज जो है उस समय हमारे सरकार बदल चुकी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने।
और और मुलायम सिंह जी ने अपना मनमोहन सिंह जी को समर्थन दिया और इन लोगों की आपसी घालमेल हुई और 2 साल की जगह कौन सा जगह कौन सा चिन्हित कहां ये सारी एम्स के लिए हल्ला जगह गुल्ला नहीं करते दी जा करते सकी है। ठीक है। एम्स के लिए जगह नहीं दी गई और एम्स जगह की बात ही छोड़िए, एम्स गोरखपुर में नहीं लगाया गया, एम्स लाया गया रायबरेली में। उस रायबरेली में जिससे 70 किलोमीटर की दूरी पे है लखनऊ, 80 किलोमीटर दूरी पे, जहां पे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया, एसजीपीजीआई, मतलब दुनिया भर का। और वो गोरखपुर जो एक अकेला बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज पे जीवित है, पूरे पूर्वांचल के 27 जिले, वहां पे एम्स नहीं दिया गया, रायबरेली को दिया गया, जिसमें 2012 में देने के बाद में 2016 तक ओपीडी तक नहीं शुरू हुई थी। फिर उसके बाद एक मेडिकल इन्होंने जो है और दिया। एनीवे फिर चुनाव हुए, अखिलेश हमारे मतलब 2014 में चुनाव हुआ, जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब चले गए यहां से, सरकार आई मोदी जी की, तो 2014 में ही फिर से कुछ एम्स का अनाउंसमेंट किया गया। तब आज के भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो थे और उन्होंने जो है एम्स नागपुर और एम्स मलकानगिरी, एम्स कल्याणी, मजेदार बात है एम्स कल्याणी जो कि पश्चिम में है, उस एम्स कल्याणी को खोलने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत में अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में ही बोला था कि पश्चिम बंगाल में खोला जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई जगह नहीं दिया, न उसको एक्सेप्ट किया, कुछ नहीं हुआ। मनमोहन सिंह सरकार ने भी उसको पुश नहीं किया, ममता सरकार ने भी पुश नहीं किया। अंत में 2014 में जब आए तो जेपी नड्डा जी ने और मोदी जी की सरकार ने कल्याणी एम्स अनाउंस किया कि हम कल्याणी एम्स रहेगा। उसी तरह से नागपुर और मलकानगिरी एम्स। अब आप देखेंगे तो नेहरू जी का एक एम्स और मनमोहन सिंह जी के 2 एम्स। ठीक है। और टोटल एम्स भारत में कितने हैं? तो जाइए गूगल पे और देखिए एम्स कब कहां खुले। अभी इसी साल 2 और एम्स घोषित किए गए हैं, एम्स इन मणिपुर और एक और एम्स कर्नाटका में। और बड़ी मजेदार बात पूर्वांचल को लेकर के है। पूर्वांचल में एक मेडिकल कॉलेज था, असम मेडिकल कॉलेज, प्री इंडिपेंडेंस, और जब आप गूगल पे सर्च करेंगे और जब आप तमाम इतिहास खंगालेंगे तो आप देखेंगे कि पूर्वांचल में मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल्स का जो नेटवर्क स्थापित हुआ है, दैट एवरीथिंग गोज 2010 ऑनवर्ड्स ओनली। आप पूर्वोत्तर की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल जो आप कह रहे हैं जी, सॉरी पूर्वोत्तर त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट। ठीक बात। तो अच्छा, अब भैया जब भारत की स्वास्थ्य शिक्षा पे जब बात करते हैं तो ये मैंने इतिहास से पाया कि भाई साहब इस देश में एक एम्स के अलावा जो अंग्रेजों के जमाने था उसका फीता खोलने के अलावा प्लस जो बहुत नामी ग्रामी मेडिकल कॉलेजेस का नाम बदल के फीता काटने के अलावा हमारे नेहरू जी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं एक 2 मिनट का और समय लेते हुए एक और बात बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश को लेकर के और मोदी जी की सरकार को लेकर के क्या हुआ। 2015 में मोदी सरकार ने भारत के हर राज्य को एक चिट्ठी लिखी कि आपके यहाँ पे आपकी जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए केंद्र सरकार मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए मदद देना चाहती है, आप बताइए आपको कितने मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। किसी ने 1 मांगा, किसी ने 2 मांगा, किसी ने 5 मांगा, किसी ने 7 मांगा। उत्तर प्रदेश से 7 मेडिकल कॉलेज का रिक्वायरमेंट गया। सब चीजें होती रही, जाहिर सी बात है 2017 में योगी जी आ गए, सरकार बदल गई। सरकार बदल गई, अखिलेश जी ने 5 या 7 मांगे थे, सरकार बदल गई, योगी जी आ गए, वो फाइल पुटअप होकर के योगी जी के सामने आई। योगी जी ने तत्काल बोला कि हमें हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज चाहिए। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश एक अकेला ऐसा राज्य था जहां से 81 मेडिकल कॉलेज की रिक्वेस्ट गई और मोदी जी को बुला के, शायद योगी जी को बुला के मोदी जी ने कहा होगा भाई साहब क्या कर रहे हो ये,
थोड़ा सा उस ब्रेक लिमिट में लगाइए। मांगो। हाँ, थोड़ा हाँ। ब्रेक लगाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको चाहिए 81 ही, आप हमें ब्रेक में पैसा दे दीजिए। थोड़ा थोड़ा तो दीजिए। योगी जी की पहली जो सरकार थी, उस पहली सरकार में उत्तर प्रदेश में 31 मेडिकल कॉलेज खोलने का रिकॉर्ड है, 31। अभी भी मतलब बिलीव नहीं करेंगे, मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। मेडिकल कॉलेज देवरिया, मेडिकल कॉलेज कुशीनगर चालू है, मेडिकल कॉलेज संत कबीर नगर भी काम चालू हो गया है। तो 81 मेडिकल कॉलेज, मतलब पर जिला 1 मेडिकल कॉलेज, 100 बेडेड नॉर्मल एट 20 आईसीयू हॉस्पिटल। ये योगी सरकार का लक्ष्य है, जो उनको इस समय, इस सरकार के मतलब जब 2022 इस सरकार का कार्यकाल पूरा होगा, तब तक उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज, 1 मेडिकल कॉलेज विद हॉस्पिटल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट रेडी रहेगा। ठीक बात। तो ये तो खैर हम 2017 के पहले इस उत्तर प्रदेश में 9 या 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। आज आप जाइए, देख लीजिए, 31 + 9 माने 40, इन ऑल टुगेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिलाकर के 67। और जब 2022 जाएगा तो आप उसके ऊपर में 50 और जोड़ लीजिए। 117 मेडिकल कॉलेज वाला राज्य उत्तर प्रदेश योगी जी बनाने जा रहे हैं इस सेकंड कार्यकाल के खत्म होने तक। ठीक बात। अच्छा रंजय जी, ये पूरी बातचीत अगर दर्शकों के सामने मैं कैलेंडर में अगर पिरोने का प्रयास करूं, तो एक बात हुआ प्री इंडिपेंडेंस यानी 1946 से पहले, उसका एक बड़ा आपने जो है विस्तृत इतिहास बताया। पहला मेडिकल संस्थान से लेके और बाकी 47 तक कितने हो गए थे। 47 के बाद से एक हम लोग चले तो वो कैलेंडर हम लोगों के सामने आया करीब 87-88 तक का, है ना। आप 89 जी भी कह लीजिए, 88-89 तक। हाँ। वहां क्या स्पीड रही, एक एम्स और उसके साथ जो कुछ मेडिकल कॉलेजेस थे उनका एडिशन हुआ। लेकिन उसके बाद जो एक्चुअल में स्पीड आई है, वो जो है निश्चित तौर पे आपने 2012 वाली जो बात कही, तो 2012 वाली परिकल्पना भी तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी वाली सरकार में 2003-4 में हो चुका था। तो ये सारी चीज, और उसके बाद एक साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि देश में चाहे वो मेडिकल शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं यानी हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे वो एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट की बात हो, 2014 से लेके जो गति एक सामने दिखाई दे रही है, अगर ये गति 2000 हाँ 1946-47 के बाद अगर कायम रहती, तो इस समय तो हो सकता है कि हम वाकई में ये कह रहे हो तो कि मतलब नेहरू जी ने तो मोहल्ला क्लिनिक के जगह जो है हर मोहल्ले में एक एम्स जैसी सुविधाएं डाल दी हैं। तो जी। तो मैं एक समअप कर दूं, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे एक मेडिकल कॉलेज एम्स, 2 एम्स मनमोहन सिंह जी के समय पे, 7 एम्स अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे, टोटल नंबर ऑफ एम्स ऑपरेशनल इन इंडिया एट द मोमेंट 20। और 10 किसका समय जाता चल रहा है, है ये दर्शक 10 जानते जाता हैं। है, 10 जाता है 2014 से अभी तक की सरकार के खाते में। बिल्कुल। मैं चाहूंगा आप चलते चलते इसी संख्या को एक बार गिनती को और रिपीट कीजिए, और तब इस बात का सही जवाब निकल के आएगा कि इस देश को एम्स किसने दिया। ठीक है साहब, शुरुआत आपने कर दी, लेकिन जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, वो जरा टाइमलाइन आप बांध दीजिए जरा एक बार और, चलते चलते। नहीं, वो टाइमलाइन तो मैंने बता दिया कि पहला मेडिकल एम्स नेहरू जी 1956, उसके बाद में 6 एम्स श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक बात। 7वां कल्याणी अनाउंस था, नहीं हुआ, वो बाद में आया। तो 6, क्योंकि मैं 6 हुए तो मैं 6 मानता हूं। 2 एम्स मनमोहन सिंह जी, और उसके बाद में 11 एम्स पिछले 9 मोदी सालों जी में। के कार्यकाल में, पिछले 9 सालों में। और ओ, मैं दर्शकों को, जैसे मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम पे एक वो दिया था टास्क कि आप नेहरू जी के कराए हुए 2 काम प्रयागराज और फूलपुर में बता दीजिए, उसी तरह से मैं बोलता हूं कि नेहरू जी के बनाए हुए 1 हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल फूलपुर, प्रधानमंत्री थे ना, फूलपुर से चुनाव लड़ते थे, प्रयागराज को छोड़ करके, मतलब इन दोनों जगहों पे बता दीजिए कि वहां पे कौन से हॉस्पिटल
और कौन सी चीजें उन्होंने बनवाई। पुल कब बना वो तो मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया था। चलिए, बिल्कुल ठीक बात। जब हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे तो आपने पुल का सवाल दिया था, एक क्विज खेला था आपने दर्शकों के सामने। इस बार हम मेडिकल की बात कर रहे हैं तो आपने ये क्विज खेला है कि पंडित स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस फूलपुर और जिस प्रयागराज, आज का प्रयागराज तब का इलाहाबाद से वो चुनाव लड़े, पूरी राजनीति की, चुन के जाते रहे, वहां उन्होंने कितने हॉस्पिटल बनवाए। तो ये कुल मिला के दर्शकों आपके सामने उस ऐतिहासिक फ्रॉड का सत्य है कि अगर पंडित नेहरू न होते तो ये देश न होता, पंडित नेहरू न होते तो आईआईटी न होता, पंडित नेहरू न होते तो एम्स न होता, पंडित नेहरू न होते तो आज अवनीश प्रियन शर्मा और रंजय त्रिपाठी के सहित आप सभी सुधी जन दर्शक जो देख रहे हैं वीडियो, वो न होते। तो इतनी अतिरेकता, जी, इतनी अतिरेकता संभवतः नहीं बरतनी चाहिए। और यही वजह है कि इस अतिरेक, इस परिवार भक्ति, इस एक नाम के पीछे जीने की जो एक अदा कांग्रेस के पास आ चुकी है, वो उसके राजनीतिक दारिद्र्य का ही न परिचायक है, बल्कि आज उसको लोकतंत्र में हाशिए पर इसी देश में खड़ा होने को मजबूर कर रही है। हमें उम्मीद है दर्शकों कि देश में इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग शिक्षा के इतिहास के पिछले वीडियो के साथ ये जो मेडिकल पर हमने आपके सामने ये बातचीत की है, ये भी आपको अच्छा लगेगा। हम पिछली चर्चा का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वो भी वीडियो, और आपसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके हमको जरूर बताइए कि अगला अन्वेषण, अगली खुदाई आप किस विषय पर चाहते हैं। तो आइए आज की चर्चा के लिए देते हैं रंजय त्रिपाठी जी को धन्यवाद। रंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इसी के साथ दर्शकों, आप सबसे लेते हैं आज के लिए आज्ञा। नमस्कार, बहुत बहुत